एक खास सीरीज है जिसको लेकर हम अब चर्चा करने वाले हैं। अर्पित और साथ ही विक्रांत आज के दोनों मेहमान मेरे साथ होंगे जिनसे हम दोनों से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये CoinDCS की वेबसाइट है जो सीधा सीधा हमने जो स्क्रीन शेयर किया वही रखें और इसको फुल स्क्रीन कर दें 1 मिनट के लिए, ताकि हम बहुत जल्दी से इसके बारे में बता दें। हालांकि कल भी हमने आपको बता ही दिया था ये DCX लर्न के बारे में, और कल बहुत सारे वीडियोस के बारे में विक्रांत ने भी आपको बताया था कि आप बिटकॉइन के बारे में सब पता कर सकते हैं। हमने सर्टिफिकेशन के 2 कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस किया था इसी का बारे में। मैं आपको जरा वापस से ये सारी चीजें दिखा देता हूँ। बहुत जल्दी में दिखाऊंगा ताकि हम आज कुछ ज्यादा कॉइन्स को डिस्कस कर पाए, तो फिर ये सारी चीजें सिर्फ लर्निंग का हिस्सा रह जाती है, अर्निंग वाला हिस्सा केवल छूट जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही CoinDCS का लर्न वाले पेज को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से ये पेज आपके सामने खुलेगा और इसके अंदर आपको इस सर्टिफिकेशंस के बारे में मिल जाएगा। 2 अलग-अलग सर्टिफिकेशंस है। अगर आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, सीधा ही आप यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। गाइड, रिसर्च, एक्सप्लोर ऑल में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ना, आपको सब चीज अपने आप पता लगती जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको क्या क्या जानना है। जैसे आर यू न्यू टू द क्रिप्टो करेंसीज, तो आप ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टोस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन सब के बारे में जान लीजिए। इकोनॉमिक, सिक्योरिटीज, लीगल स्टेटस। जैसे मैंने बिटकॉइन के अंदर गया तो यहाँ पे कुछ एक वीडियोस मेरे को मिल जाएंगे। जैसे मैंने ब्लॉकचेन के अंदर गया, माफ कीजिए, तो जैसे मैं ब्लॉकचेन के अंदर गया, मैंने क्लिक किया तो मेरे को ब्लॉकचेन के अंदर के कुछ एक वीडियोस मिल जाएंगे। ये वीडियोस क्या है, ऑल में हूँ, बिगनर हूँ, इंटरमीडिएट हूँ। ठीक है, मैं अगर आप बिगनर हूँ, मान लीजिए मैं बिगनर हूँ, तो मेरे लिए इन्होंने पहले से ही आइडेंटिफाई कर दिया सारा। तो व्हाट इज बिटकॉइन, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो काफी हद तक डिटेल्स मेरे को आ लग जाएगी। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ब्लॉकचेन काउंसिल, जो कि वर्ल्ड रिनोन्ड काउंसिल है, उनके साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वीडियो आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा, जो कि CoinDCS ने अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बनाया हुआ है और यह सबके मोटा मोटी काम आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत एक बेसिक जानकारी है, तो इसके अंदर ऑडियो वीडियो फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इससे 1 मिनट के लिए बाहर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ वो पाथ बताना था, आपको रास्ता बताना था। आप यहाँ पे सारी चीजें एक बार आप देख सकते हैं। अब मैं सीधा फिर से CoinDCS की मेजर जो ट्रेडिंग वाली हिस्सा है, मैं उस पर आ रहा हूँ। वो एक बार आप जरूर देखिएगा, ये पढ़ने के लिए जरूरी है। और आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, 2 हैं, ट्रेडर और एक्सपर्ट। पहले एक्सपर्ट कीजिएगा, ट्रेडिंग जिनको हाईली प्रोफेशनल है वो उनके लिए है। ये मैं वापस उसी वेबसाइट पे आ गया, तो मेरा नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं आता हूँ सीधा स्पॉट पे आती मेरे पास ये आज ट्रेडिंग का टर्मिनल खुल गया। आज अपनी स्क्रीन को अगर आप देख रहे हैं तो जिस चीज को लेकर हमको थोड़ा सा माइंड में बार बार डर सा लग रहा था ना, वो चीज हुई है। डर लग रहा था कि कोई डिप आ सकता है, क्यों साइडवेज है, क्यों बिटकॉइन 3-4 दिन से जगा रहा है। और अर्पित हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं और साथ ही विक्रांत भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो अर्पित से तो हमने कल ये बात बकायदा पूछी भी थी कि अर्पित पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि 3-4 दिन हो गए बिटकॉइन और 6 दिन हो गए इनफैक्ट बिटकॉइन को इस तरह से चलते हुए। ऐसा टिपिकली होता नहीं है। अर्पित, आपको बहुत पहले तो गुड मॉर्निंग। आपको ध्यान होगा, आप कल हम यही तो बात कर रहे थे आपके सामने कि ऐसा टिपिकली होता नहीं है कि इतनी बड़ी करेंसी 13.5 लाख 14 लाख का इंडेक्स करेंसी है, कॉइन है, और आप 7 दिन से उसको आप बिठाए हुए हो, चुप करके बिठाए हो, कुछ करने नहीं दे रहे। या तो भाई लाओ उसको 15 लाख के ऊपर, या तो उसको थोड़ा सा रिट्रेस करके लोगों को भरवाओ। तो फाइनली मेरे को लग रहा है कि जो एक मोमेंट था कि हाँ कुछ ना कुछ होएगा जरूर, ये तूफान के आने से पहले वाली थोड़ी सी शांति दिख रही थी, वो साबित हुई। 3.5-4% का एक कट तो आया। अब ये कट कितना सीवियर है एक बार ये देखते हैं। अर्पित जी, आपको एक चीज और भी ध्यान होगा, हमने कहा था कि सौदा डाल के रखो 14 लाख पे। हमने एक लेवल्स भी शेयर किए थे, 14,50,000 और एक वापस 14 लाख वाला भी हमने लेवल शेयर किया था। हमने कहा सौदा डाल के रखो, आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ जाएंगे। सर ध्यान होगा आपको भी। पहले तो सर बिटकॉइन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। स्क्रीन को मैंने शेयर किया हुआ है। सर बीटीसी पे क्या करें एक बार जरा देख लीजिए सर आप। डिम्पल जी, आप जब भी कहते हैं कि मार्केट में कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, अगले दिन आ रहे होते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है आपका कि पहले ही पता लग जाता है अगले दिन क्या होगा। तो क्या होता है, मैं आपको बताऊं सर, क्या है ना, जैसे आप तो यहाँ पे 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन देखते हो। हमारे पास ना इंडेक्स में अपने आप में शेयर है 50 निफ्टी के, ठीक है। और अगर आप 100 में चलेंगे तो आपके पास होंगे 100 कॉइन, 100 शेयर्स। आप 100 शेयर अपने आप में यूनिक है।
अपने आप में 100 शेयर यूनिक होते हैं। तो इतना देख देख के जैसे कहते हैं ना, आप कभी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपके चलने फिरने और बैठने के लिहाज से बता देगा, हाँ भाई साहब आपको तो टाइफाइड है, टेस्ट करवा लो। टेस्ट में आएगा, विडाल टेस्ट कराएंगे तब पता लगेगा, लेकिन डॉक्टर काफी हद तक बता देता है। तो चार्ट इतने देख देख के हो गया है सर कि आइडिया लग जाता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। मैं आपके जैसा मजा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी थोड़ा बहुत हम आइडिया ले लेते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ हो तो सकता ही है, पूछ लेते हैं एक बार एक्सपर्ट से। यस सर। जी, तो बिल्कुल एक वीकनेस का साइन जो क्रैक की बात कर रहे थे वो आ रही है। अगर डॉलर्स के अंदर वीकली चार्ट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीवियस वीक का लो काटा था कल, और वो एक नर्वसनेस का साइन है, एक वीकनेस का साइन है। तो जो अभी मेरा व्यू है कि भाई जो एक तो सबसे पहली बात कि भाई जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही जैसे मैंने पहले भी बताया था वो 13 लाख के आसपास है। मतलब 13 लाख एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो माइनर है, वो अगर प्राइस नीचे जाती है तो वो मार्केट से उठा लेगा, वो प्रोड्यूस क्यों करेगा। तो जो 13 लाख की प्राइस है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर अभी एक नर्वसनेस जो दिख रही है, मुझे लगता है कि ये जो साइडवेज मार्केट था, जो ये टाइम वाइज करेक्शन है, अब वो मुझे लगता है कि महीने भर से भी ज्यादा चल सकती है। तो अभी मैं कोई नियर फ्यूचर में कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ बिटकॉइन में, क्योंकि वैसे भी जैसे पहले भी बताया था 14 तारीख को सोलर इक्लिप्स है, उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां चालू हो जाती हैं। तो जो अमेरिकन ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा मार्केट में रहेंगे नहीं, वॉल्यूम्स कम रहेंगे। तो आई थिंक मुझे कोई अब ऐसा ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि जिससे बिटकॉइन अभी नियर फ्यूचर में 15 लाख क्रॉस करे और फिर अपनी जर्नी आगे रखे। जी। तो अर्पित सर इसको ये कह सकते हैं कि इसको काफी हद तक नजर से लग गई है, क्योंकि जिस दिन से मार्केट में खबर उड़ने लग गई कि देखो 14.5 लाख का हो गया, 15 लाख का हो गया बिटकॉइन, इसने सबसे ज्यादा सेट क्लास में से रिटर्न दिया, 150% तक का रिटर्न दिया। शायद ये मार्केट की हवा तो कहीं नहीं ऐसा है कि इसको लगी है, कहीं इसको नजर से लगी है। हालांकि आप जो रीजन दे रहे, मैं और रीजन दे रहा हूँ, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, बट फिर भी कि बट टेक्निकली भी ऐसा होता है ना कि हाँ आपके शेयर की बहुत चर्चा है, आपके पॉइंट की बहुत चर्चा हो जाती है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने लगता है वहां पे। नजर का लगना नहीं लग रहा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो नर्वसनेस है वो बताई है कि कुछ ना कुछ एक न्यूज है जो कि अभी आउट नहीं आ पाई है, और जब वो आउट होगी तो ही कुछ क्लैरिटी आ पाएगी। डेफिनेटली कुछ इंटरनली ट्रेडर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता है कि कुछ इंटरनली कुछ चल रहा है इसमें अभी, और अभी वो न्यूज मार्केट में आउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो नर्वसनेस है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बायर्स हैं, वो अभी शायद बाय नहीं करें, वो थोड़ा होल्ड पे रहें कि उनको भी क्लैरिटी आए कि अभी करना क्या है। मेरा वो व्यू है नजर का, तो कैसे कहते हैं। नहीं नहीं, वो बात मैं आपके समझ गया। मैं तो खैर सिर्फ इसको एक स्टांस के तौर पर बता रहा था, अदरवाइज मैं भी खैर इसमें कम ही बिलीव करता हूँ। लेकिन हाँ, अच्छा सर एक और चीज है, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से आज की, हाँ मेरे को कहीं ऐसा सा लग रहा है कि आप कोई बड़े कट की तरफ भी इशारा सा कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ना जल्दबाजी होने का मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए की गिरावट और है। तो क्या सर मैं 13,000 13.5 लाख पे आ जाऊं? अभी मैं 14.5 लाख पे खड़ा हूं, तो 13.5 लाख मान लो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज मेरे को दिख रही है उस हिसाब से। जी, तो उसके अंदर अब अप्रोच कुछ ऐसी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को कि देखिए जो बीटीसी और इथीरियम है उनमें कुछ फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, जो मैं रेगुलर डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो वो एक पॉइंट है, लेकिन जो अदर कॉइन्स हैं, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनमें मैं डेफिनेटली बियरिश मोड में हूँ। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि कैश रखें, 50% कैश रखें, और जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अगर डिप आता है बिटकॉइन का 13 लाख के आसपास, 13,50,000 के आसपास, या इनफैक्ट 13 से भी नीचे अगर कुछ एक मौका मिलता है, तो अगर कैश रिजर्व्स रहेंगे तो फिर वो नीचे पे बिड लगा के बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एक 13 लाख का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। उसके नीचे बाइंग बनती है, गारंटीड बनती है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से बीटीसी के चार्ट दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले ही रिपल को भी देख रहा था, क्योंकि सर कह रहे थे कि थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स को आप देखो। तो मैं एक बार वापस से बीटीसी के चार्ट दिखा देता हूँ आपको। सर आप कितना कह रहे हैं कि 13.5 लाख के आसपास, कि उससे थोड़ा नीचे, 13 लाख के नीचे? जी, अब उसके अंदर जो ट्रेडर हैं वो तो मूविंग एवरेज पे 200 डेज की मूविंग एवरेज पे निकाल ले सकते हैं, जो कि 13 लाख 40
30,000 के आसपास है, वो उसके आसपास देख सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो लंबा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का देखते हैं, तो आई थिंक उन्हें 13 लाख या उसके नीचे का अगर आता है कोई भी डिप, उसका भी प्राइस देखनी चाहिए और उस पे भी वो उठा सकते हैं। ठीक है, वो जो 2 प्राइस है मैं आपके सामने जरा शेयर कर देता हूँ। अगर आप 50 दिन की एवरेज पे आ रहे हैं तो करीब 12,74,000 है। अगर किसी को बड़े डीप बड़े कट्स की फिजिबिलिटी है, जो रोज नहीं देखते या जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए लेने हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है कि 12.5 लाख पौने 13 लाख पे भी आ जाइए। 12,75,000 में 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 11,29,000 है। और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज, मैं डेली चार्ट पे बता रहा हूँ, टिपिकली इन्वेस्टमेंट के लिए डेली चार्ट्स देखे जाते हैं, हाँ? तो ये 9,64,000 है। किसी बड़े क्रैक या रिट्रेसमेंट के लेवल पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी ये कंफर्म हो गया, बट हाँ, अब जब तक ये 15 लाख पार नहीं करेगा, अर्पित जी और मेरा तो ये मानना है कि शायद अभी बिटकॉइन के अंदर अब नई तेजी नहीं आएगी। ये क्रैक कितना सीवियर होगा, ये क्रैक कितना डीप हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। बढ़ते हुए ट्रेंडिंग कॉइन के अंदर आप अगर उल्टा ढूंढ रहे हो ना चीज, तो आप बता नहीं पाओगे, कोई भी नहीं बता पाएगा। ये ट्रेंड, ये अगर ट्रेंड इसका रिवर्सल वाला होता ना, उल्टे वाला ट्रेंड होता, तो आप बता देते। क्योंकि होता क्या है ना, अर्पित जी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको कंफर्म भी कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग में और गिरावट में एक बहुत ही माइन्यूट सी लाइन होगी, वो आपको पता नहीं लग पाएगी कि इसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोले या इसको गिरावट की शुरुआत बोले। वो जब तक घटना घट नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत जब तक घटना नहीं घट जाएगी, तब तक आप उसका आइडिया नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ट्रेंड तेजी का है ना। यही अगर ट्रेंड गिरावट का होता तो आपको हर चीज पता लग जाती, लेकिन ट्रेंड तेजी का आप उल्टी चीज देख रहे हो, तो उसके अंदर बस इसी चीज के अंदर की एक गिरावट है या फिर ये सिर्फ ब्रीदर है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, और किसी भी एनालिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। ये कुछ वैसे है कि आप पिस्टल रखवा के उनके कनपट्टी पे पूछ रहे हो कि हाँ बताओ क्या होगा क्या होगा, वो कैसे बता देगा भाई, है ना? वो भी जितना समझ रहा है चीजों को वैसे ही कुछ बता रहा है। ठीक है सर, आपको डर कब लगेगा बिटकॉइन से? किस लेवल के टूटने पर आपको डर लगेगा कि हाँ अब कोई इंपॉर्टेंट चीज टूट गई है? आई थिंक डर वाला एलिमेंट इतना नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा अगर इन्वेस्टर्स अपने पास रखें तो वो डर का कोई मैटर नहीं है, वो तो एक बाय ऑन द डिप्स वाला ही मैटर है। तो आई थिंक अभी अभी इन लेवल्स पे हो सकता है बाइंग ना करें, एक बार बाय द डिप का जो चलता है बुलिश मार्केट्स में, आई थिंक बाय द डिप की अभी भी वर्क कर रही है, क्योंकि जो 2016-17 की साइकिल है वो अभी भी बरकरार है। उसमें भी वहां पे मैंने पहले भी बताया था 35% के भी डिप्स आते थे तो कुछ लोग नहीं डर जाते थे, लेकिन जो डरते नहीं थे, जो बाय करते थे, उनको बेहद शानदार रिटर्न्स मिले। डर का नहीं, इसके अंदर थोड़ा संभल के खेलने का है, संभल के खेलने का। ठीक है, अच्छे से आपने क्लियर किया अर्पित सर कि इसको डरना नहीं है बल्कि इसको थोड़ा संभल कर खेलने का। एक और चीज मैं जरा नोटिस करा अर्पित सर, जरा आप ही मेरे को बताइएगा, ये हमने ना आरएसआई लगा रखी है नीचे, ये भी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली देखेंगे ना इसको, मैं डेली चार्ट में प्रीवियसली जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ जहां से इसका मूवमेंट एक्चुअली में शुरू हुआ 10 लाख से, अब हम समझ लेते हैं इसको। तो वहां तक अगर आप जब देख पा रहे होंगे इसकी आरएसआई, तो इस आरएसआई का भी बॉटम है सर, आप ये भी जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा, इस पे भी मेरे को जरा बताइएगा। ये आरएसआई का भी बॉटम है जहां से एक्चुअली इसमें बड़ी मूवमेंट ली हुई है। इसको मैं अपने एक सपोर्ट एरिया मान के चलूं, और मैं आपकी बात को कंफर्मेशन ले लेता हूं, जैसे भी आप कह रहे हैं ना कि थोड़ा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है, डरना नहीं है। ये आरएसआई का बेस बना रहेगा सर, ये नीचे तो नहीं जा रहा ना 10 से? जाएगा तो नहीं, खैर क्योंकि तो चार्ट ही है, इससे नीचे तो जाएगा भी नहीं। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे कम है, लेकिन अपसाइड जाने की भी उतनी ही लिमिटेड है, और अभी आई थिंक मार्केट में कोई डायरेक्शन है नहीं, तो जो ट्रेडर्स हैं जो कि रेंज में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए तो अच्छा मौका है कि वो अपना छोटा प्रॉफिट लेके निकलते रहे, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में। पर अगर जो लंबा खेलना चाहता है उनके लिए ये प्राइस पॉइंट सही नहीं है, इसमें ना उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है और उनकी रिस्क भी बढ़ी हुई है, तो उनको वेट करना चाहिए। अर्पित जी, जिनके पास बिटकॉइन पड़े हुए कि एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आके बेचते क्या? मान लो मैंने 10 लाख पे लिया हुआ है, मेरे को आज 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं बेच दूं क्या? वो चाहे तो एक बार बेच के, अगर वो फिर उसमें प्रॉब्लम सर यही आती है कि आप बेच देंगे तो आपको वापस कब उठाना है।
कितनी गिरावट आएगी, और यहीं से अगर अगले दिन ही वापस से घूम गया तो क्या करेंगे। तो ये बेच के वापस से उठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो बाद में नीचे डिप्स पे बाय कर पाएंगे, उनमें हिम्मत रहेगी। क्योंकि देखिए हुआ ये था कि अगर मार्च का सिनेरियो याद हो किसी को, तो वो बाइंग का पॉइंट था, वो डरने का पॉइंट नहीं था। जब बिटकॉइन आई थिंक 5 लाख 4 लाख के आसपास था, वो सेम चीज है, वही सेम चीज आज 14-15 लाख में मिल रही है, वही सेम चीज पहले 4-5 लाख में मिल रही थी। ये तो कोई सीजन तो होते नहीं है इसमें, ये तो कोई सड़ती तो है नहीं ये चीज। तो वो डरने का पॉइंट नहीं था, वो एक्चुअल में बाइंग का पॉइंट था मार्च में। तो वैसे मैं कहूंगा कि अगर वो इस टाइप से ट्रेड खेल पाए कि वो डरेंगे नहीं बड़ी गिरावट में, और वो वापस से एंट्री लेने की हिम्मत रखेंगे, तब तो डेफिनेटली वो सौदा काट सकते हैं और अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। पर अगर इन जनरल, जैसा मैं समझता हूँ, लोग नहीं कर पाते हैं इतना मैनेज, तो उन्हें तो या तो एसआईपी मोड में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए रेगुलरली, या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि वो कब एंट्री ले पाएंगे, उनको मार्केट मौका देगी या नहीं देगी। सर जरा इथीरियम के चार्ट भी आप देख लीजिएगा, और इथीरियम के अंदर भी कोई एंट्री का लेवल है या फिर कोई कोई जहां तक आपको थोड़ा बहुत नीचे लगता है, एक बार जरा वो भी आप मेरे को क्लियर कर दीजिएगा। हमने डेली चार्ट ही लगाया, हमारे हिसाब से 38,000 पे बनता है। ये हार्डकोर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए 38,000, बट मेरे को लगता नहीं कि शायद 38,000 मिल जाए। अगर मिल जाए तो शायद सोने पे सुहागा होगा। तो सर फिर मैं क्या करूं, मेरे को कैसे फिर ट्रेड करना चाहिए? डेफिनेटली अगर जो रिसेंटली हमने कहा था कि 46,000 पे बाय करने हैं, तो डेफिनेटली वो उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। तो वो अगर कुछ इस टाइप का क्रेडिट उन्होंने लिया होगा तो वो स्टॉप लॉस तो हो चुका है, वो कैश में बैठे हैं। अब अगर वो कैश में बैठे हैं तो उन्हें वेट करना ही चाहिए 40,000 के आसपास के आने का। और यदि अभी भी पोजीशन बनाई हुई है तो मुझे अभी भी लगता है कि इथेरियम काफी बुलिश है। और उसका मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा व्यूअर्स को, कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे गेस्ट आए थे जो एक लूना टोकन डिस्कस कर रहे थे, और वो बता रहे थे कुछ नए अनाउंसमेंट आएंगे। उस नए अनाउंसमेंट्स को मैं कल स्टडी कर रहा था। तो एक तो सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं लूना टोकन में, कि लूना टोकन में उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म नया लॉन्च किया है मिरर प्रोटोकॉल का, और कंपनी ने अभी लॉन्चिंग एक बोनस भी दे रहे हैं। तो जिनके पास लूना टोकन रहे होंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वो पता करें, शायद वो एलिजिबल हो एक फ्री रिवॉर्ड के, फ्री के, जो कि 10,000 रुपए तक का भी हो सकता है। तो एक बार वो पता करें कि वो रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो चार्ट भी, कॉइन भी वैसे अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक जब से गेस्ट आए थे उन्होंने टिप दी थी, उससे चार्ट भी स्टेबल है, और उसके अलावा एक बोनस और मिल रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। दूसरा ये इसका कनेक्शन है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये जो इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके अंदर इन्होंने ऐसा किया है कि देखिए, हम लोग सब गूगल का फोन काम में लेते हैं, एप्पल का फोन काम में लेते हैं। अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि जो यूपीआई चलता है इंडिया में, पेमेंट्स का सिस्टम चलता है यूपीआई, उसमें मेजर प्लेयर्स कौन से हैं? गूगल है और वॉलमार्ट है। अब जो भारतीय निवेशक है, जो अगर इन कंपनियों में देखना चाहते हैं कि इन कंपनियों की ग्रोथ है, इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो काम में लेते हैं, उनका फोन काम में लेते हैं, एप्स काम में लेते हैं, फेसबुक काम में लेते हैं, नेटफ्लिक्स काम में लेते हैं, तो उसमें वो इन्वेस्ट कैसे करें, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म आया है, इसमें वो इथीरियम के थ्रू या यूएसडीटी के थ्रू वो एप्पल के शेयर्स खरीद सकते हैं, गूगल के शेयर्स खरीद सकते हैं, वो वॉलमार्ट के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा एक डेवलपमेंट है, और ये काफी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी वो लेके आए हैं। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड अब कोई भी आदमी एप्पल में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, गूगल में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, तो उन्हें बैंकों के, अपने ब्रोकरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे इथेरियम लेके आए, वो अपना डॉलर लेके आए, और उनमें फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें। अब ये मैं ट्रेंड बढ़ता हुआ देख रहा हूँ डिम्पी जी, कि इसमें, जैसे आप भी जानते होंगे, एक डब्बा मार्केट भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर चलता है शेयर बाजार में। तो आई थिंक वो एक सेगमेंट काफी इंटरेस्टेड रहेगा इस टाइप की ट्रेडिंग करने में, एप्पल, गूगल और जितने भी अमेरिकन इंडाइसेस हैं, गोल्ड, कमोडिटीज। अब ये सारा काम हो रहा है इथेरियम पे, ये मैं उसको इथेरियम से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली इथेरियम का जो यूजेज है वो मैं आगे जाके डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स होता हुआ देख रहा हूँ। इसमें नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, डेफी डेवलप हो रहा है, आईसीओ चलते हैं, अब ये स्टॉक्स की ट्रेडिंग आ गई है। तो अगर लॉन्ग टर्म, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जो 1 लाख का हमारा टारगेट था वो तो अभी इंटैक्ट है। अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये मुझे रेंज में लगता है।
ये रेंज मोटा-मोटी जो इथेरियम की अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा अगर आप इन्वेस्टर्स हो, आप बहुत ही ठंडा करके खाते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो आपके लिए मैं 2-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आप पहले जो लेवल्स नोट करना चाहिए तो आप खुद भी सीख ही गए होंगे। अब तो इसमें हम ऐसा कुछ बता नहीं रहे, उसमें 200 दिन की जो एवरेज है, वो 29,000 है, जो कि मेरे को लगता है कि अब नेक्स्ट में इम्पॉसिबल जैसा शायद अभी ना मिले। 34,000 और 38,000 मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा 38,000। अगर 38,000 आ सकता है, आप सौदा लगा सकते हो, तो एक बार लगा के छोड़ दो। कोई बुराई नहीं है इस 38,000 के सौदे को लगाने में। ठीक है? तो इसके बाद आप फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नहीं तो फिर हम 46,000 के ऊपर ही सोचेंगे क्या करना है। टिल 38,000 से लेके 46,000 के बीच में इथेरियम में अगर आप किश्तों में कोई बाय करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। आप मेजॉरिटी हिस्सा किसी भी डिप में बाय करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मेजॉरिटी हिस्सा साढ़े 38,000 माफ कीजिए 36 मैंने बोल दिया, 38,500 के ऊपर है। तो आप 38.5 से लेके अभी 43 है, कुल मिला के 3 से 4,000 पॉइंट की रेंज है इस कॉइन की, इथेरियम की। टारगेट बहुत बड़े हैं, आप चाहें तो धीरे-धीरे करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आप मैच्योरिटी हिस्सा थोड़ा-सा नीचे करके डालिएगा। कैसे? से 20% फिर और लेना है, तो फिर 30% फिर और लेना है, तो फिर 40% रेट नीचे कर के डाल दो। अर्पित सर ये ऐसा ठीक है ना? इसको एक काम करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं 10-20% से, फिर थोड़ा और नीचे तक ले आते हैं इसको। जी, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रैटेजी है और ये एक्चुअली में साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन है कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा हो, मतलब प्राइस टूट रहे हो, तो पहले 10% डालो, फिर 20% डालो, फिर 40 डालो, 40 का फिर 80% डालो। ऐसे कर करके अपनी बेट बढ़ाओ, तो जैसे भी रिवर्सल आता है, तो बहुत तेजी से प्रॉफिट आ जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काम की है, ये अच्छी एडवाइस है। ठीक, डन। ये एक पॉइंट हो गया। तो आपको ट्रेडिंग से तो हम थोड़ा बाहर लेके आ रहे हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट खबरें और बताते हैं। ज़रा वो उसके लिए विक्रांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच और थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ मैं आपका लेट आ रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा क्रैक आ कोई गया बात थी नहीं। मार्केट के अंदर आपको पता है और इसलिए आरपीजी की थोड़ी हम सेवाएँ ज़्यादा ले रहे थे, सर्विसेज़ ज़्यादा ले रहे थे कि बीटीसी में क्या करें, इथेरियम में क्या करें। ऑल्ट में तो उन्होंने लिटरली बोल दिया अभी थोड़ा दूर ही रहो, सभी ऑल्ट जी, कॉइन से तो। अच्छा सर बिल्कुल। एक और चीज़ मैं कुछ एक चीज़ें देख रहा था, तो उसमें ये चीज़ समझ में आ रही कि एक खबर बिटकॉइन के रिगार्डिंग जो आपकी ही वेबसाइट पे हमने शायद देखी है, कि स्पेन में भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज़ की सेवाओं को शुरू कर रहे हैं। तो यस। इसका क्या मतलब है और ये तो यूरोप में ऑलरेडी है, तो ये खबर की इम्पोर्टेंस क्या? यूरोप में तो बहुत कॉमन है कॉइन्स का काम होना। यस सर, तो बात वही हो रही थी कि जो स्पेन का जो अपना डेमोग्राफिक है, स्पेन की इकोनॉमी भी पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। उसके हुँ। साथ-साथ स्पेन ने बहुत ही एक नया कदम उठाया है कि ठीक है, वो भी क्रिप्टो करेंसीज़ की जो सर्विसेज़ हैं, वो अपने बैंक से देना शुरू करेंगी। मतलब हुँ। डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन आप एक तरह से ऑन रैम्प, ऑफ रैम्प सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्रिप्टोज़ हुँ। देके बिटकॉइन लेना, बिटकॉइन देके क्रिप्टोज़ लेना। उसी के हुँ। साथ-साथ यूरोप के तरह से बहुत से देश हैं जैसे जर्मनी, उन्होंने तो बहुत पहले से ही ये कदम उठा चुके थे। पर अब बाकी देश भी हुँ। इसी के साथ मतलब पूरे यूरोप को जॉइन कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड देखिए सर आप, स्विट्ज़रलैंड इस समय पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली देश माना जाता है। हुँ। मतलब उसको लोग क्रिप्टो वैली कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड को। तो यूरोप हुँ। अपने आप में एक बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है इस तरफ। और हमने कल भी इस बारे में बात करी थी हुँ। कि मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडिया में ही कितने बड़े-बड़े स्टेप्स आ रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कल ही हुँ। एक खबर आ गई कि हुँ। इंडिया जो है वो देख सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ की जो अर्निंग्स है उसको टैक्स करने की। तो अच्छा। हमारी नज़र में तो सर ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ को जैसे भी आप ये अभी बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ की जो अर्निंग्स उसको टैक्स करने की, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन तो बनाया है, टैक्स के बारे में पहले सोच लिया? अच्छा एक पॉइंट ये, दूसरा क्या हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है तो रेगुलेशंस पे बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत क्लोज़ली काम करेगी? विक्रांत सुन पा रहे हैं? आई होप आप हमारे साथ होंगे अभी। अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार अर्पित एक बार थोड़ा आपका एक इनफैक्ट विक्रांत मेरे साथ शायद वापस से जुड़ रहे हैं। यस सर। विक्रांत जी एक बार हाँ, तो विक्रांत जैसे भी आप कह रहे थे कि शायद हो सकता है बिटकॉइन की अर्निंग्स को थोड़ा टैक्सेबल कुछ करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ये सोच रही है, आप ऐसे कह रहे हैं। मेरा पहला ये क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन तो बनाया नहीं, टैक्स के बारे में पहले सोच रहे हैं वो, कि टैक्स सर लगा इसी दो। आप क्या मानेंगे नहीं इसको हमने क्या अच्छा आप विक्रांत इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि भई
टैक्स लगा रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट इसको अच्छे से रेगुलेट भी कर दे, यानी कि एक तो और ये तो जी, अच्छा स्टेप भी है, टैक्स लगा रहे हैं, जी, जी। है ना? एक बार सर आपका व्यू सर। कल हमारे अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा इसी बारे में डिस्कशन चल रही थी कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है, ये किस तरफ को जा रहा है? एक तरफ एक पहलू इसका ये कहता है कि अभी जितने भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज़ के स्टार्टअप्स हैं, एक्सचेंजेस की लाइसेंसिंग है, उसके रिगार्डिंग कोई रेगुलेशन है ही नहीं। लेकिन उसके विपरीत आपने क्रिप्टो करेंसीज़ को एज़ एन एसेट क्लास या एज़ एन इन्वेस्टमेंट देख के उसपे आपने अर्निंग्स पे टैक्स लगा दिया। उसके अलावा एक डायरेक्शन ये भी है जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, अ, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो बिटकॉइन को एज़ एन एसेट क्लास देखना शुरू कर रही है। तो एज़ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल शुरू कर रही है, तो वो साथ ही साथ इन्वेस्टरों को वो एक ऐसा फ्रीडम देना चाहती है, एक छूट देना चाहती है कि हाँ जी, आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कीजिए। आपकी जो अर्निंग्स होंगी, उसपे हम टैक्स लगाएँगे, जो कि बिल्कुल लाज़मी है और होना भी चाहिए। तो ये डेफ़िनिटली एक उस डायरेक्शन में भी स्टेप है कि ठीक है, अगर बिटकॉइन को सरकार इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखती है, तो उसके साथ-साथ वो एक उसको उसके जो सराउंडिंग स्टार्टअप्स हैं, उसके जो इर्द-गिर्द जो एक इकोनॉमी बन रही है, पूरा जो एक स्टार्टअप का कल्चर बन रहा है, उसपे भी वो ऐसे रेगुलेशंस बनाने का सोचेगी और हम तो सर यही चाहते हैं कि एक ऐसे फ्रेंडली रेगुलेशंस आएँ कि इंडिया भी ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप से कम्पीट कर पाए। अच्छा विक्रांत एक और छोटा-सा पॉइंट हल्का-सा बिटकॉइन के अंदर थोड़ा-सा क्रैक दिखे, ये मैं बहुत जी। सीवियर क्रैक नहीं बोल रहा बट थोड़ा साइडवेज़ है आज। अ, आप आपका अपनी स्टडी क्या कहती है? क्योंकि हम थोड़ा बायस भी हो सकते हैं अर्पित और हम क्योंकि थोड़ा टेक्निकल्स नो हाउ रखते हैं। बट आप तो एक बर्ड व्यू टाइप रखते हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं सब चीज़ों को। तो एक बार ज़रा आप आपका व्यू क्या है इस पे बिटकॉइन पे टिपिकली? सर बिटकॉइन सर हम जैसे मैं तो मतलब उसके टेक्निकल्स पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, टेक्निकल एनालिस्ट मैं नहीं हूँ। मैं उसके तो मैं फंडामेंटल आपके उसके क्वेश्चंस को ना थोड़ा दूसरे तरीके से फ्रेम कर देता हूँ फिर विक्रांत, एक जी, काम जी, करता हूँ मैं। जी। मैं आज आपसे मिलने के लिए आया मनाली, ठीक है? हुँ, और मैं आपके पास आया और आपका दोस्त हूँ और मैंने आपसे कहा कि विक्रांत जी कैसा है? ये लो 4 लाख रुपए, हुँ। ठीक है? या 5 लाख रुपए आप रखो और मेरे को ना ज़रा इन्वेस्टमेंट करवा दो। और आप जी, ये सोचो कि मेरे को ना इसको आज ही लगाना है, तो मेरे को ये कैश ज़्यादा दे दे अपने घर पे नहीं रख सकते, तो अपने को कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है ना? जी। तो आप ये मेरे 5 लाख रुपए क्या करने वाले हो? कहाँ पे लगाने वाले हो? मैं सर आज ही आया हूँ आपके पास, आज है 9 तारीख 12:32 पे आपके हाथ में 5 लाख रुपए हैं, अब आप क्या जी। करने वाले हो? सर मैं सीधा बताऊँ मैं अपना पोर्टफ़ोलियो बहुत ही मल्टीपल आपका पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ में मान लीजिए आपका कोई पोर्टफोलियो इसके नहीं और है, क्या? आपने जी। बोल दिया 5 लाख रुपए आपके पास में आया, अब आप मेरे को बताओ मेरे इस 5 लाख का आप क्या करने वाले हो? सर मैं जो आपका जो 5 लाख रुपए है उसको मैं बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड रखूँगा। जैसे? जिसमें हम थोड़ी रिस्क भी लेंगे बहुत हुँ, ही सिंपल सिक्योरिटीज़ के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ और उसके हुँ, साथ-साथ हम एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो इस समय हुँ, करीब 10 से 15% तक का बिटकॉइन में भी रखेंगे या क्रिप्टो ठीक है। करेंसीज़ में रखेंगे। जस्ट बिकॉज़ मैं आप एक नए अपने इन्वेस्टर 50 से मैं विक्रांत आपके सामने ये भी कह सकता हूँ कि मैं पूरा का पूरा 5 लाख रुपए क्रिप्टोज़ में लगाना चाहता हूँ। तो फिर आप कहाँ पे डालोगे? तो सर फिर आप कहाँ पे डालोगे? जस्ट बिकॉज़ आपके नए इन्वेस्टर हैं सर, मैं इस समय आपकी स्टार्टिंग जो है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं बिटकॉइन और इथेरियम में ही करना चाहूँगा। क्योंकि ओके, घूम फिर के अगर आप जैसे अर्पित जी ने भी बताया इस समय ऑल्ट कॉइन से फिलहाल दूर रहना है क्योंकि उनका सीज़न नहीं आ रहा है। घूम ओके, फिर के ठीक है, हम बिटकॉइन और इथेरियम में ही मूवमेंट्स देख रहे हैं। इथेरियम का ठीक है, जिसमें हमने आपके पहले शो में भी अपग्रेड की बात करी थी, वो भी धीरे-धीरे हाँ, सेटल हो रहा है। ठीक तो है। उस वजह से जो माइनर मूवमेंट्स आ रहे हैं वो इसमें स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम में ही आ रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि पहले हमने बिटकॉइन डोमिनेंस की भी बात करी थी। वो डोमिनेंस जो है वो ऑल्ट कॉइन मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, फिलहाल कुछ तो महीने के लिए। ये आप हो मेरा सकता ये है कि बीटीसी इथीरियम के अंदर कितना पैसा डाल रहे हो इस 5 लाख में से? सर अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, मैं तो पूरे 5 लाख दे डालना चाहूँगा। अभी पर इसी समय, इसी भाव अगर इसी भाव पे नहीं, इसी भाव पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो किस हाँ, भाव पे? मैं क्योंकि सर थोड़ा पता करवाने जैसे वाली प्रोसेस एक्चुअली इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि आपसे भाव निकलवा पाएँ, आप सीधा तो हमको दोगे नहीं इसलिए हम सर घुमा-फिरा के मैं आपसे पूछ रहे हैं, भाव कहाँ जी, पे जी। आप डालोगे? जी, हाँ, सर। होता है सर ये है ना कि मार्केट की जिस तरह से साइकिल्स चल रही हैं,
ठीक है, क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे भी नया-नया साल आता है तो जो इन्वेस्टर होता है वो नया एक मतलब बुल रन देखने की सोचता है मार्केट को। लेकिन ये बुल रन इस समय इतना ज़्यादा मतलब उपद्रव तरीके से आया है पिछले कुछ महीनों में, तो इस समय हो सकता है कि थोड़ा शांत तरीके से जाएगा। मतलब मेरा ये मानना है कि इस बार का जो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है, पूरा जो एटलीस्ट मिड जनवरी तक का टाइम है, थोड़ा शांत रहेगा और थोड़ा मतलब बिटकॉइन को में करेक्शंस आएँगे। एक छोटी-सी चीज़ मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम में मेंशन करना चाहूँगा कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स भी होते हैं, जो उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कुछ साइकिल्स के बाद वो उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग होती है। उस वजह से भी ठीक है, मार्केट में काफ़ी भारी करेक्शन आता है। ठीक है, और दिसंबर के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लगे होंगे तो वो दोबारा से सेटल होंगे। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटल होने के कारण भी मार्केट में करेक्शन आएगा जो ठीक है बिटकॉइन को करीब 1.5 से 2 लाख नीचे लेके जा सकता है। ठीक तो है। हमें वो टाइमिंग्स का भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होते हैं वो बहुत ही मतलब बड़ा मूवमेंट लाते हैं मार्केट में और वो हमेशा बियरिश मूवमेंट ही लाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बिक रहे होते हैं लाइन से। तो इस वजह से लोग ठीक अपनी बीटीसी भी बेचते हैं। जी। तो मैं इसका मतलब मोटा-मोटी ये समझ गया कि दिसंबर के महीने थोड़ी शांति रखनी है, आपके 5 लाख रुपए आपके पास छोड़ के आ जाना है, लगाएँगे जी। आप बाद में। ठीक है, यस। मैं मोटा-मोटी से मेरे को काफ़ी हद तक समझ में आ गई बात। बहुत-बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अर्पित आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय दिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज़ की शो से इतना ही, लेकिन हाँ न्यूमरोलॉजी को लेकर एक खास शो होता है, शीतल बाकरे के साथ हम करते हैं, तो उस शो को हम कर रहे हैं शुरुआत और जानते हैं शुभ अंक।